हेलो तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है हेरेडिटी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है बायोलॉजी का और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हमने अपने पिछले चैप्टर या अपने पिछले वीडियो में बात की थी किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते थे कि नए नए इंडिविजुअल फॉर्म होते थे, ठीक है। और ये हम लोग देखते थे कि दीज इंडिविजुअल आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, यानी कि कुछ हम लोग बात करें इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते थे और कुछ कुछ में डिफरेंस देखने को मिलता था। और सेक्सुअल के अंदर हम लोग बात करें वेरिएशन थोड़े कम देखने को मिलते थे और सेक्सुअल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो भैया उस उन आज हम लोग इसीलिए हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है वेरिएशन, क्योंकि भैया वेरिएशन से ही तो हमें पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारे चैप्टर के पहले वीडियो के अंदर ही हम लोग बात करेंगे अपने वेरिएशन के बारे में। तो क्या होता है वेरिएशन और कैसे अराइज होता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं वेरिएशंस के, इनको हम लोग अपने पहले चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग इन्हीं को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेरिएशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें ये भैया डिफरेंसेस होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड के बीच में, किसी भी इंडिविजुअल के बीच में। हम लोग बात करें जब वो ट्रांसफ़र होते हैं कि किसी भी मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान। और वी सी मोर वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज़ कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हम लोग बात करें कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एज़ कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन होता है और असेक्सुअल के अंदर कम वेरिएशन देखने को मिलता है। और पीछे हमने वीडियो देखा था भैया, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर भी लिया था अपने चैप्टर 3 के अंदर। इनके पीछे का रीज़न क्या है कि भैया हमें सेक्सुअल के अंदर ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल के अंदर क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो भैया हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं क्या, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि हम लोग बात करें ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और क्योंकि भैया असेक्सुअल में भैया सेम है तो भैया सेम डाल दो चले जाएगा, एक ही है भैया वही डाल दो। अब भैया अब जो हम लोग बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भैया कॉम्प्लिकेशन होता है। क्यों कॉम्प्लिकेशन होता है भैया, अब आधे कैरेक्टरिस्टिक मेल के जाने आधे फीमेल के जाने, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेके देखते हैं तो भैया शुगर केन क्या होते हैं, शुगर केन के अंदर हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, तो भैया इनके अंदर लेस वेरिएशन देखने को मिलता है। तो भैया ज़्यादातर हमारे जो शुगर केन होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर ही दिखते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ कुछ वेरिएशन ही देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, डॉग्स के बारे में, या फिर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अगर डॉग्स की बात करें तो भैया डॉग्स के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इनके अंदर हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि भैया इनके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके अंदर हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि भैया इनके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है इतना? तो इसीलिए जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो भैया कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि कुछ हमें वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं, राइज़ होते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है कि किसी भी पेरेंट्स के बीच में और वन वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जब हम लोग बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़ॉर्म चले जाते हैं, तो भैया वेरिएशन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। कन्फर्म होता है कि मिलना ही मिलना है, वेरिएशन होना ही होना है। और हम लोग बात करें कि भैया वेरिएशन जो हम लोगों को देखने में मतलब मिल रहे हैं, हमें वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो भैया जब वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है? अब हम लोगों ने पहले सेक्सुअल के बारे में बात कर ली थी भैया, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। और अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो हमने आपको पहले ही बता दिया, तो भैया 100% एक्यूरेट कॉपी नहीं होती हमारे डीएनए की, तो भैया इस वजह से हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझते हैं। तो ये आ गया रीज़न भैया, क्योंकि भैया ये वेरिएशन अगर ये क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होती है और क्लाइमेटिक एंड बिहेवियर कंडीशन में हेल्प करते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए। अब चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे-कैसे वेरिएशंस हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को अलग-अलग कंडीशंस में, या फिजिकल कंडीशन में या फिर बिहेवियरल कंडीशंस में। तो इसको समझते हैं एग्जांपल की मदद से। तो हम लोग बात करें कि भैया को किसी भी हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है? एक के पास एबिलिटी आ गई कि भैया वो क्या कर सकता है, हीट के अंदर सर्वाइव कर सकता है वेरिएशन के दौरान। उसके मतलब वेरिएशन हुआ, उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिला, तो भैया इससे क्या हुआ कि उसको हीट झेलने की पावर मिल गई, ठीक है? और किसी दूसरे के पास भैया एबिलिटी है ही नहीं कि टॉलरेट करने की बैक्टीरिया को, कि भैया हीट में सर्वाइव कर सके वो। तो भैया हुआ क्या कि भैया हीट वेव के ये जो बैक्टीरिया है ये हीट वेव में सर्वाइव कर लेगा खुद को, और जो
दूसरा जिसके पास वेरिएशन देखने को नहीं मिला हमें, तो भैया उसके पास हीट टॉलरेट करने की एबिलिटी भी नहीं है, तो भैया वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा हीट वेव में। जैसे ही हीट वेव आएगी तो वो खत्म हो जाएगा और उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। अब हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। तो हेरिडिटी बेसिकली हम लोग बात करें, क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनके ट्रेट्स किसमें, उनके बच्चों में जाने को हम लोग क्या कह देते हैं, हेरिडिटी कह देते हैं। जैसे कि बालों का रंग या फिर आँखों का रंग या फिर अलग-अलग चीज़ों का रंग, मतलब अलग-अलग चीज़ों की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ट्रेट्स की बात करें। अगर मैं दाँतों का स्ट्रक्चर या फिर आँखों का स्ट्रक्चर या चेहरे का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी आँखें तुम्हारी मम्मी से मिलती हैं, पापा से मिलती हैं, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी मम्मी से मिलती है, तो ऐसा करके अलग-अलग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं हमें। तो भैया कैरेक्टरिस्टिक को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रेट्स भी कहते हैं। और हम लोग बात करें, हमारे पास ट्रेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से ट्रेट्स होते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो भैया पहला होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। अगर इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें तो भैया ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि आँखों का कलर हुआ और स्किन का कलर हुआ, तो भैया इन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है? और अगर हम लोग बात करें एक्वायर्ड ट्रेट्स की, तो भैया यहाँ पे डेफिनेशंस होगी, इस पर अब मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट के बारे में। एक्वायर्ड ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल डेवलप करता है अपने लाइफ टाइम पीरियड में। जैसे कि अगर स्विमिंग, साइकिलिंग की बात की जाए तो भैया ये तो आप एक्वायर ही करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया आपके पापा ने कभी साइकिल चलाई नहीं है तो आप भी साइकिल नहीं चला पाएँगे। यानी कि आप ये एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स और मेंडल्स कंट्रीब्यूशंस। तो मेंडल ने ये थ्योरी दी थी और उनके कंट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। तो भैया हमारे जो ग्रेगर जॉनसन सॉरी जोहान्स मेंडल ने थ्योरी दी थी किसके बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, कि कैसे कैसे पेरेंट्स या हम लोग बात करें मदर फादर से कैसे जो जीन्स होते हैं वो जाते हैं, तो ट्रेड्स जाते हैं। तो भैया यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द ट्रेड्स दैट कम इन ह्यूमंस आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द मदर एंड फादर हैव इक्वल रोल। तो भैया मदर और फादर का इक्वल रोल होता है कि इन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो किससे जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में इक्वल रोल होता है किसका, मदर और फादर का। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यानी कि पैटर्नल डीएनए और मैटरनल डीएनए दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है किसमें, ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक में। यानी कि हम लोग बात करें किसी बच्चे के अंदर इक्वल रोल होता है उनके पेरेंट्स के, चाहे वो मदर का डीएनए हो चाहे फादर का डीएनए हो, दोनों का रोल इक्वल होता है। और हम लोग बात करें, यही फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी कि यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था बाय नॉलेज ऑफ मैथ एंड साइंस। अब किसका इस्तेमाल करके, मैथ और साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके इन्होंने ये थ्योरी दी थी हमारे मेंडल साहब ने। और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना? इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो भैया अगर बात की जाए तो भैया मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने बहुत सारे हम बात करें खुद एक्सपेरिमेंट किए थे। और जब खुद एक्सपेरिमेंट किए तो भैया इन्होंने 3 लॉस दिए थे। तो भैया आगे चल के उनको समझते हैं कौन कौन से लॉस दिए थे इन्होंने इनहेरिटेंस के। तो भैया मेंडल की बात करें तो भैया जो मेंडल थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पी प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की थी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइम सटाइबम। तो भैया इन्होंने केवल और केवल हम लोग बात करें पी प्लांट को ही क्यों चुना था, तो भैया इसके कुछ कारण थे भैया। तो सबसे पहले दीज प्लांट ग्रो इजली, यानी कि बहुत जल्दी उग जाते हैं। दूसरा है कि भैया इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो भैया जब इतना छोटा होता है तो भैया हम लोग इसके अलग 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 जनरेशन के बारे में स्टडी आराम से कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि भैया इनकी जो लाइफ स्पैन यानी कि टाइम पीरियड होता है, यानी कि ज़िंदगी होती है इनकी बहुत कम होती है। इस वजह से इनको हम लोग जल्दी-जल्दी क्लियर कर लेते हैं, जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं कि कैसे-कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है इनके बीच में। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई थिंक बेसिक बेसिक तो कंप्लीट हो ही गया होगा अब। और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट भैया जो पी प्लांट्स होते हैं, पी प्लांट कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब अगर बाइसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल होते हैं इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट एवरी फ्लावर हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि एक किसी फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ठीक है? और इसकी वजह से इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है ईज़िली। और हम लोग बात करें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं अपने हाथों से, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन तो फिर अपने आप हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। और तीसरा पॉइंट ये लिया था, तीसरा पॉइंट इस वजह से लिया, तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग वो देखते हैं, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन इट्स आर क्लियरली विजिबल। यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें साफ साफ दिखने लगते हैं, मतलब दिखते हैं इसमें। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें सो देयर आर 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द पी
प्लांट्स तो साथ साथ हमें पेयर्स दिखते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर के। जैसे कि हम लोग बात करें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो भैया ये हर जनरेशन में दिखने लगते हैं, तो भैया यही हमारे क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो भैया समझ में आया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हर जनरेशन में शो होते हैं हमें। जैसे कि क्या हुआ, सीड शेप या सीड कलर या सीड कोट, ये सब एग्जाम्पल है इसके। अगर सीधी तरीके से बात किया है तो भैया इतना याद रखिए कि हर जनरेशन में कॉन्ट्रास्टिंग जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो शो होते हैं हर जनरेशन में, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भैया और ट्रेट आर मेनली दो प्रकार के होते हैं हमारे पास ट्रेट। कौन कौन से होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और दूसरा होता है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है? डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि हम लोग बात करें एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को जनरेशन के थ्रू, ठीक है? अलग अलग जनरेशन में। और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? रिसेसिव ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर प्रेजेंट होते हैं उस जनरेशन के अंदर। यानी कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, इस वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं? तो भैया मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डोमिनेंट ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, और रिसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पर वो उसी जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं पर दिखते नहीं है बस, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, जैसे कि कोई मेल या फीमेल है, ठीक है? अब हम लोग बात करें ब्राउन, किसी की पेरेंट्स की आंखें ब्राउन और ब्लैक हैं, तो भैया तो बच्चे की ऑफस्प्रिंग की जो आंखें हैं वो कैसी होंगी? तो भैया उसकी ब्लैक होंगी, क्योंकि भैया ब्लैक क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है भैया। इसका मतलब ये नहीं कि मेल और फीमेल की बात चली है। उसकी ट्रेट कौन सा ट्रेट कैसा है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की आंखें कैसी होंगी, ना कि फीमेल और मेल के ऊपर डिपेंड होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की है, पी प्लांट की बात की है, तो भैया प्लांट में जो टॉल प्लांट आर डोमिनेंट, जो टॉल प्लांट कहते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, शॉर्ट प्लांट रिसेसिव होते हैं। जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं इन्हीं जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो भैया टॉलर प्लांट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया टॉलर प्लांट ही बनेगा, क्योंकि जो टॉल होता है, टॉल होने का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है। इस वजह से जो प्लांट होगा वो एक्सपेक्टेड यही किया जाएगा कि भैया वो क्या होगा, कि वो टॉल प्लांट ही बनेगा, क्योंकि भैया टॉल होना क्या होता है, उसका डोमिनेंट ट्रेट होता है। इतना क्लियर हुआ? अब भैया कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिनको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कौन सा टर्म की, जीन के बारे में। तो भैया जीन हेरिडिटी की एक ऐसी यूनिट होती है, इसमें हम लोग बात करें जैसे कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है पेरेंट से किसमें, ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है? इतना समझ में आया? फिर बात करेंगे एलील की। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। एक तरीके से कह सकते हैं एलील को, जैसे कि सेम जनरेशन के अलग अलग वेरिएशंस को ही हम लोग एलील कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आँखों के जीन के बारे में, तो जैसे कि एग्जांपल बात करें आँखों की जीन की, तो भैया ब्लैक कलर और ब्राउन कलर में कभी-कभी किसी की आँखें होती हैं। तो भैया ये क्या है? एलील ही है। क्या है? एलील। तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं सेम जीन के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक एलील और ब्राउन एलील, ऐसे समझ सकते हैं। वही हम लोग बात करें कि तो प्लांट के अंदर अगर बात करें तो भैया ये प्लांट के अंदर की अगर जीन की बात किया है, तो यहाँ पे एलील क्या-क्या आ जाएँगे? कैपिटल टी डिनोट करेगा टॉलनेस को, स्मॉल टी डिनोट करेगा डॉर्फनेस को। तो भैया एलील समझ में आया या नहीं आया? बाद में बात करेंगे फिनोटाइप के बारे में। तो भैया फिनोटाइप के बारे में हम लोग बात करें तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जो कि दिखाई देते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल किसी का टॉलनेस, तो भैया देख सकते हैं कि कितना टॉल है, क्या डॉफनेस है, यानी कितना बौनापन है, राउंडनेस किसी चीज़ की, तो ये सब होते हैं फिनोटाइप के अंदर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग जीनोटाइप के बारे में। तो फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। भैया जीनोटाइप रेफर टू द जीन से रिस्पॉन्सिबल, यानी कि भैया ऐसे जीन्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल की बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी। और हम लोग बात करेंगे अब दो कंडीशंस के बारे में ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर जीनोटाइप की बात करें तो अभी आगे चैप्टर आएगा तो और समझते चले जाएंगे हम लोग, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इधर पर ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो मेन डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी बतानी तो टर्मिनोलॉजी के तौर पर ही बता दिया मैंने अभी। और हम लोग बात करें दो कंडीशन की ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो और देख लेते हैं। सबसे पहले होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो होमोजाइगस की बात करें तो भैया होमोजाइगस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हम लोग बात करें बोथ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, सेम टाइप के। तो भैया होमोजाइगस मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें सेम टाइप्स के हम लोग बात करें जीन्स रहते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जो हमें टॉलनेस टॉलनेस के जीन्स हम लोग बात करें, दोनों पेयर की बात कर रहे थे हम, तो भैया यहाँ पे
टी दोनों मिल जाता है। ड्वार्फिज़्म में हमें स्मॉल टी मिल जाता है। और हेटेरोजीनियस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, अलग-अलग प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फिज़्म यानी कि बौनेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया मैं फिर से बता देता हूँ, होमोजीनियस ऐसे जीन्स होते हैं जिनके अंदर जो 2 अलग-अलग जीन्स हैं वो ये सेम टाइप के पाए जाते हैं। और हेटेरोजीनियस ऐसे जीन्स होते हैं जिसमें कि दोनों जीन्स अलग-अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और होमोजीनियस की बात की जाए तो भैया इसके अंदर हमें दोनों जीन्स की बात करें तो ये दोनों कैपिटल के मिलेंगे और या फिर दोनों स्मॉल के मिलेंगे। और हेटेरोजीनियस में एक स्मॉल का मिलेगा, एक कैपिटल का मिलेगा। अगर दोनों जीन्स मतलब टॉल की बात कर रहे थे हम लोग, तो अगर मतलब सेम टी मिल रहे थे, यहाँ पे कैपिटल टी मिल रहे थे, तो भैया दोनों मतलब टॉल जीन्स ही हैं इसके अंदर। और ड्वार्फिज़्म की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल टी मिलेंगे। वही हेटेरोजीनियस की बात करें तो भैया हेटेरोज़ाइगस की बात करें तो भैया यहाँ पे हमें एक कैपिटल मिलेगा, एक स्मॉल मिलेगा। यानी कि एक के अंदर टॉलनेस मतलब एक जीन्स टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक स्मॉल ड्वार्फिज़्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है इतना? तो भैया जितनी चीज़ें आपको बताई, तो जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो भैया मेंडल के, तो भैया तब अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो अब पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, तभी इनको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ में मतलब समझ में आएगा ये। तो मेंडल ने 2 क्रॉस किए थे भैया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? इन दोनों को समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझते हैं। तो भैया मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है किसमें? 2 पी प्लांट्स के बीच में होती है, वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लेकर। इतना समझ में आया? इसकी मेन डेफिनेशन तो ये है, फिर इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जब मेंडल ने पहली बार क्रॉस पोलिनेशन कराई तो भैया प्योर टॉल प्लांट को हमने देखा था, यानी कि कैपिटल टी वाले से मिलाया किसके साथ? क्रॉस पोलिनेशन कराई किसके साथ? स्मॉल टी वाले के साथ कराई। इसमें दोनों हमारे जीन्स कैसे थे? दोनों स्मॉल टी और कैपिटल टी थे। ठीक है? पहले हम लोगों ने F1 जनरेशन में देखेंगे कि पहले किसके बीच में कर रहे हैं? पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं। तो भैया पहले F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला कि भैया जो हमारा डोमिनेटिंग ट्रेड था, यानी कि ये कैपिटल टी, उसने उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन चारों मतलब चारों हमने एक्सपेरिमेंट देखे, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला? ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये देखने को मिला कि कैपिटल टी डोमिनेटिंग था और स्मॉल टी क्या था? रिसेसिव था। तो भैया इसमें हमें F1 जनरेशन के अंदर हमें सभी के सभी कैसे प्लांट मिले? हमें सभी के सभी प्लांट मिले लंबे-लंबे, यानी कि ऑल टॉल ऑफ़स्प्रिंग मिले हमें देखने को। ये पहला एक्सपेरिमेंट तो ये था। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें ये देखने को मिला। और फर्दर बाद में क्या करवाया गया, तो हमारी जो F1 जनरेशन थी, अब भैया इनको आपस में ही क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो भैया F1 जनरेशन को दोनों को ही क्रॉस करवा दिया। ठीक है? तो अब F1 जनरेशन के अंदर हमने देखा था, एक हमारा एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। भैया दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, तो इसका रिजल्ट निकलने देखने को क्या मिला कि भैया एक प्लांट तो हमें देखने को मिला जो प्योर टॉल था, दूसरा देखा तो टॉल था केवल, तीसरा भी टॉल था और तीसरा चौथा वाला शॉर्ट था बिल्कुल। यानी कि फिनोटाइप रेशियो के हिसाब से देखें तो भैया 3 प्लांट हमें टॉल देखने को मिले और एक प्लांट हमें शॉर्ट देखने को मिला। और जीनोटाइप रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो भैया एक हमें प्योर टॉल मिला, दूसरा दूसरा और तीसरा हमें भैया मिक्स मिले कि भैया एक टॉल था और एक मतलब दोनों के मिक्सअप आ रहा था। एक एक मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, यानी कि एक स्मॉल टी और दूसरा कैपिटल टी मिल रहा था हमें, 2 रेशियो में ये देखने को मिला। और तीसरा चौथा वाला था हमारा, चौथा वाला तो भैया बिल्कुल वैसा ही था, शॉर्ट था, यानी कि उसके अंदर हमें दोनों स्मॉल टी देखने को मिले। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो समझ में आ गया आपको कि भैया F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? इतना क्लियर हुआ? तो यहीं पे हमारे जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो वो अगली स्लाइड में समझते हैं। तो अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाई जाती है 2 प्लांट्स में, क्या किसके बीच में? किसके साथ-साथ? 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब वहाँ पे हमने देखा था मोनो हाइब्रिड के अंदर देखा था 1 पेयर वहाँ पे एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे हमें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लोग नीचे समझते हैं अभी। तो इसके अंदर हमारे जो मेंडल थे उन्होंने 2 पीस के बीच में रिप्रोडक्शन कराया। तो मतलब कैसे-कैसे? तो भैया पहली हम लोग बात करें, पहला हम यहाँ पे हमने सीड लिया क्या? कैपिटल आर लिया और दूसरा लिया हमने, दूसरा का मतलब दूसरा कैरेक्टर क्या था? डबल आर डबल वाई था। ठीक है? और दूसरा कैरेक्टर दूसरी उन्होंने पी ली जो कि रिंकल्ड और ग्रीन थी। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन-कौन से थे? स्मॉल आर और स्मॉल वाई थे। यानी कि जैसे कि हमने प्लांट के अंदर देखा था कैरेक्टरिस्टिक, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक बड़े थे, मतलब जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग थे भैया उन्हें कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो रिसेसिव थे उन्हें
स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया हमने यहाँ पे। यानी कि राउंड और येलो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो भैया हमने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि डोमिनेटिंग थे, और जो कि रिसेसिव ट्रेट है तो हमने उसे स्मॉल से कर दिया है। ठीक है, जब हम लोगों ने F1 जनरेशन में हमें इनको मतलब रिप्रोड्यूस कराया या फिर क्रॉस करवाई, तो भैया हमें देखने को क्या मिला, इसके अंदर हमें ट्रेट जैसे कि उसमें पिछली बार के अंदर देखने को मिले थे, तो वैसे ही ज़्यादातर देखने को मिले। यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक हमें कैपिटल का मिला और दूसरा हमें मिला रिसेसिव का, जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, और दूसरा भी हमें वो ऐसे ही मिला कि भैया कैपिटल वाई और एक कैपिटल स्मॉल वाई के भी रूप में हमें देखने को मिला। यानी कि हमें F1 जनरेशन में रिजल्ट का मिला, राउंड और येलो देखने को मिला हमारा पी का स्ट्रक्चर। तो भैया फिर से एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कि भैया मेंडल ने क्या लिया, एक एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसकी हम लोग बात करें सीड कैसी थी, राउंड और येलो थी, और दूसरा लिया ऐसा जिनकी रिंकल्ड और हरी थी। तो भैया जब F1 जनरेशन का रिजल्ट निकल के आया, जब इनके बीच में क्रॉस हुआ, तो भैया हमें क्या देखने को मिला, राउंड और येलो देखने को मिला। तो भैया रिजल्ट में हमें यही देखने को मिला कि भैया यहाँ पे हमारे रिसेसिव ट्रेट और डोमिनेटिंग ट्रेट थे भैया, वो दोनों देखने को मिले। पर जो रिसेसिव ट्रेट थे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पर प्रेजेंट थे यहाँ पे, ये देखने को मिला। फिर इसके बाद हमारे जो मेंडल साहब थे, इन्होंने क्या करवाया, एफ वन जनरेशन का इनका बीच में क्रॉस करवाई। तो बाद में जब हमारे मेंडल साहब ने एफ वन के बीच में क्रॉस करवाया, तो भैया हमें रिजल्ट देखने को क्या मिला कि भैया 9 राउंड येलो मिले हमें, 3 हमें राउंड ग्रीन देखने को मिले, और 3 रिंकल्ड येलो देखने को मिले, और एक रिंकल्ड ग्रीन देखने को मिले। और अगर फिनोटेपिक रेशियो की बात की जाए, तो भैया 9:3 और ये हमें रेशियोज देखने को मिले। फिनोटेपिक रेशियो हमारे एग्जाम से पूछा जाता है, तो भैया ध्यान रखिएगा। और जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो कम ही पूछा जाता है हमसे, तो भैया वो दिखा भी नहीं रहे हम लोग इसलिए। तो भैया इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे, जो मेंडल साहब थे, इन्होंने 3 लॉज दिए अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। तो कौन कौन से लॉ दिए इन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज दिए, इनको डिटेल से समझते हैं अब हम लोग। तो भैया सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको समझते हैं। तो जब हम लोग बात करें कि व्हेन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वर क्रॉस, यानी कि हम लोग बात करें केवल एक ही ट्रेट, जब हम लोग बात करें सेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो भैया हमें क्या देखने को मिलता है कि अगली जनरेशन के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा केवल एक ही ट्रेट हमारा अपियर हो पाता है, चाहे वो तो जो ट्रेट अपियर होता है, तो भैया उसे क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग ट्रेट कहते हैं। और द ट्रेट और दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन इज अ रिसेसिव ट्रेट, यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिसेसिव ट्रेट कह देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि भैया जब पेरेंट्स के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्रॉस होते हैं, तो भैया केवल एक ही ट्रेट अपीयर हो पाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और वो ट्रेट होता है डोमिनेटिंग ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को, वो होता है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस या नहीं। तो भैया आप बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो भैया अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की है, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 जीन कॉपीज प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो भैया हम लोग बात करें 2 जीन्स में से एक ही एलील हमारा शो हो पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखें यहाँ पे, जैसे कि हमारे एक पेरेंट्स में कैपिटल टी जीन्स हैं, और दूसरे में स्मॉल टी हैं, तो भैया जो हमारा ऑप्शन होगा उसके अंदर कि एक कैपिटल टी रिप्रेजेंट होगा और एक स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये समझ लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है भैया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अथॉर्टमेंट, और एलील्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स आर सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे हाउ डू दीज ट्रेट्स आर गेट एक्सप्रेस। तो भैया ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं, इनको समझते हैं। तो भैया अगर हम लोग बात करें कि द ट्रेट्स और करेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन अस बिकॉज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर सेल्स। तो भैया सेल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनकी वजह से ही हमारे ट्रेट्स या करेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस हो पाते हैं। आगे समझ में आपको। और अगर हम लोग बात करें कि द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग सेल्स प्रोटीन इज डीएनए, यानी कि सेल्स को प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है या बनने की प्रोसेस होती है, इनका इसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए होता है। और द सेक्शन विद इन डीएनए दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन
इट्स कॉल्ड जीन्स। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो भैया द हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन द हार्मोन्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो प्लांट की हाइट होती है वो डिपेंड किस पे होती है? हार्मोन्स के मतलब प्लांट के हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड होती है। और हार्मोन्स के अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन एफिशिएंसी, यानी कि किसी प्लांट की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितने हार्मोन रिलीज़ कर। अगर हम लोग कोई बात करें कि अगर प्लांट के अंदर अगर ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं तो भैया उसकी हाइट बढ़ती है। अगर हार्मोन तो उसके अंदर ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसकी जो हाइट है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगी। इतना क्लियर हुआ आपको? तो होता क्या है, हम लोग ये समझते हैं सेल के अंदर, डीएनए के अंदर हम लोग बात करें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जो कि हम लोग बात करें यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हम लोग बात करें डीएनए के अंदर होते हैं क्या? जीन होते हैं। और यही क्या करते हैं? मेन क्रिएटिन जो मेन प्रोटीन होता है उसको कैरी करते हैं कौन? डीएनए। अगर हम लोग जीन की बात करें तो भैया जीन अगर जीन के अंदर मतलब जीन अगर अच्छे तरीके से इफेक्ट मतलब इफ़िशिएंटली काम करे तो भैया हार्मोन की ग्रोथ वगैरह में, या फिर हम लोग बात करें ऑर्गेनिज़्म को अच्छी तरीके से जो ट्रेट्स वगैरह हैं, वो देने में सक्षम होगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। इतना क्लियर हुआ? तो मैं फिर से बता दूँ कि अगर जीन अगर सही से काम कर रहा है, फिर एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो भैया हार्मोन्स अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट होंगे और अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी किसी ऑर्गेनिज़्म के बीच में। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जीन्स कंट्रोल द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जीन ही कंट्रोल करते हैं क्या ये कैसे-कैसे ट्रेट्स जाने किसी भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर। क्लियर है इतना? तो भैया हमारा अब आखिरी टॉपिक बचा है जिसका नाम है सेक्स डिटरमिनेशन, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, यानी कि हमारा बच्चा होने वाला होगा, तो उसका जेंडर कौन-सा होगा, तो उसको हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन के मदद से ही समझ सकते हैं। तो भैया ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर, इसको हम लोग देखेंगे जैसे कि दीज़ आर सम एनिमल्स इन व्हिच जेंडर्स ऑफ देयर एक्स डिपेंड ऑन देयर टेम्परेचर। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो क कछुआ है, यानी कि अगर उसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि उसका बच्चा कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अगर कछुओं की बात की है तो द जेंडर ऑफ टर्टल एग्स डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर उसको दिया जाए तो भैया वो मेल होगा, अगर कुछ दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर पर दिया जाए तो वो फीमेल भी बन सकता है, ठीक है। और अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात किया है, जैसे कि हम लोग इंसानों की बात करें या फिर दूसरे हायर एनिमल्स की बात करें, तो भैया इनका डिसाइड होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या जैसी होगी उसी हिसाब से वो मेल या फीमेल में डेवलप हो जाएगा, वरना। इतना क्लियर हुआ कि कुछ के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर डिपेंड करेंगे और दूसरा होगा जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि हम लोग बात करें क्रोमोसोम्स। क्लियर है इतना? और अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम जो कि डिसाइड करते हैं जेंडर एनिमल्स और ह्यूमन्स के बीच में होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है। और जे एक्स का एग्जांपल क्या क्या है? डॉग या फिर हम इंसान अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं कि इंसानों के अंदर भी हमें क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम्स के वेरिएशन से भी हमें जेंडर का पता चलता है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है क्या? हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। तो भैया ह्यूमंस के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि बच्चा होगा या लड़की होगी या लड़का होगा। तो भैया तो अगर इंसानों की बात की है तो भैया इंसानों के अंदर ह्यूमंस के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर इन 46 की बात किया तो भैया जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं हमारे, और 23 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं हर इंसान के अंदर, ठीक है। और जिनमें से 22 तो सेम होते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर, और केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो भैया जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो हमें पता है कि मेल और फीमेल दोनों का पार्ट लिया जाता है। तो वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट इज कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो भैया दोनों पेरेंट से एक और मतलब एक-एक का क्रोमोसोम्स ले लिया जाता है, ठीक है। एक-एक हम लोग बात करें क्रोमोसोम ले लिया था, जो लास्ट में जो 23rd पेयर था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग बात करें कि मेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कौन-कौन से प्रेज़ेंट रहते हैं, और तीसरा सेक्स क्रोमोसोम कौन-सा प्रेज़ेंट रहता है, एक्स वाई रहता है, और फीमेल्स के अंदर रहता है एक्स एक्स रहता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मेल का एक्स और फीमेल का एक्स दोनों तरफ एक मतलब इकट्ठा हो गया और मिल गया, तो हमें क्या देखने को मिलेगी? फीमेल देखने को मिलेगी। अगर वही हम लोग बात करेंगे कि अगर लड़कों का वाई या फिर फीमेल का
फीमेल का एक्स मिल गया तो भैया मेल बच्चा मतलब लड़का पैदा होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाई क्रोमोसोम्स के लिए और वही मतलब डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्यों? क्योंकि भैया फीमेल्स के अंदर तो केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और लड़कों के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स दोनों पाए जाते हैं। तो अगर लड़कों का एक्स क्रोमोसोम मिल गया और लड़कियों का तो फिर एक्स एक्स है ही, तो भैया तो फीमेल फॉर्म होगी। अगर लड़कों का बाई और लड़कियों का एक्स फॉर्मेशन हो गया तो भैया इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमें लड़का देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चा पैदा होगा या फिर बात करें लड़का पैदा होगा हमारा। अगर हम लोग बात करें एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलेगा तो फिर लड़की पैदा होगी। तो इतना क्लियर हो गया कि बच्चे कैसे डिटरमाइंड होते हैं इंसानों के बीच में। और आजकल हम लोग जैसे मतलब पुराने समय से ही गाँव में अगर देखते हैं तो भैया जो गाँव के लोग होते हैं वो फीमेल को कोसते हैं कि वो बच्चा लड़का पैदा नहीं कर पा रही है। पर एक्चुअली होता क्या है कि जो मेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, लड़का या लड़की पैदा करने के लिए। तो फिर ये नहीं करना चाहिए। एक तो पहली बात भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का-लड़की के बीच में और दूसरी बात भैया मेल्स के हाथ में कुछ नहीं फीमेल्स के हाथ में कुछ नहीं होता है, मेल्स के हाथ में ही सब कुछ होता है कि वो लड़का पैदा कर रहे हैं या लड़की पैदा कर रहे हैं। तो इतना क्लियर हुआ और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो हो गया अब कंप्लीट और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।